हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं जय वर्मा एटा एडवांस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपने अजीत सर के मैथ की सीरीज में देखा होगा, अवधेश सर के रीजनिंग की सीरीज में देखा होगा कि आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और हमारी जो पॉलिटी का धुआं धुआं सीरीज है उसमें भी कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आज हम कुछ विशेष लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें यूपी का, खास करके यूपी का विशेष करंट होगा और ये किसी भी एग्जाम में, आप यूपी के किसी भी एग्जाम में प्रयोग कर सकते हैं। इस लेक्चर से आपको नोट्स बनाकर तैयार करना है और ये जो करंट होगा वो जुलाई माह से स्टार्ट करेंगे। आरंभ के 10 दिनों के इसमें कुछ बिंदु होंगे, उन बिंदुओं के माध्यम से आपको हम यूपी का स्टैटिक थोड़ा जीके भी पढ़ाएंगे, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। और इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आप देखें, इसको देख के नोट्स बनाएं और उसे रिवीजन करें, ठीक है। तो आज हम अगर बात करें अपने इस लेक्चर की तो देखते हैं। देखो, आज हम जो बात बताएं, इसमें जो बिंदु पढ़ाएंगे वो 10 होंगे, 10 बिंदु होंगे, 10 बिंदु, ठीक। लेकिन इस 10 बिंदुओं में आपको यूपी का कुछ विशेष जीके भी पढ़ाई जाएगी, ठीक। अब अगर हम बात करें वो बिंदु कौन कौन से हैं वो देखिए। देखो, पहला बिंदु है हमारा, पहला बिंदु है वो है शक्ति दीदी अभियान। ये शक्ति दीदी अभियान अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। वो क्या है? वो शक्ति दीदी अभियान एक ऐसा अभियान है जो महिलाओं पर जो अपराध होते हैं उसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाया गया है। अब वो महिला चाहे गांव की हो चाहे शहर की हो, किसी भी उम्र की हो, हर महिला के लिए चलाया गया है मिशन शक्ति दीदी अभियान। और इसका जो नेतृत्व कर रही हैं वो नोएडा की पुलिस कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह, वो नेतृत्व कर रही हैं। लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में चलाया गया है। एक मिशन चलाता अपना यूपी में, मिशन शक्ति। इस मिशन के तहत इस कार्यक्रम को आरंभ किया गया है, जो मिशन है 2021 में चला था, ठीक है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, चाहे वो महिला गांव की हो शहर की हो, नोएडा की पुलिस कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह, उनके नेतृत्व में चलाया गया है। तो आपको शक्ति दीदी अभियान के बारे में याद रखना है, ठीक है। शक्ति दीदी अभियान के बारे में याद रखना है। अगला हमारा जो बिंदु है वो है कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली, LADCS, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, मतलब कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? लीग एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, ठीक है। ये इसका कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है छोटे छोटे विवादों को आपसी समझौते के माध्यम से हल करना। इसका उद्देश्य है, मानो हर विवाद न्यायालय में जाता है, ठीक है। तो कुछ एक ऐसी योजना चलाई गई, ये ऐसी योजना है जिसके तहत आपसी समझौतों के माध्यम से उन विवादों को सॉल्व किया जा सकता है। अब इसके अंतर्गत जो विवाद आएंगे उनके लिए पात्र व्यक्ति कौन होंगे? उनके लिए जो पात्र व्यक्ति होंगे, जैसे जिनकी 3 लाख से कम वार्षिक आय है। अगला ये है जो व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है, नर्सिंग होम में भर्ती है, उस ऐसे व्यक्तियों के लिए ये योजना चलाई गई है। तो वही मैंने बताया है पात्र कौन है, ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपए से कम है और मानसिक रूप से विच्छेद है या नर्सिंग होम में भर्ती है, उसके लिए चलाई गई है। अब हम बात करते हैं थोड़े अपने न्यायालय के बारे में, क्यों विवादों से संबंधित है, निर्णयों से संबंधित है। तो हम सबसे पहले अगर हम बात करें अपने यूपी में, जो यूपी का न्यायालय बना था, हाईकोर्ट बना था,
वो 1866 में आगरा में बना था, और इसके पहले सीजे बनाए गए थे वो वाल्टर मॉर्गन थे। देखो, और आगरा से ये अपना एचसी था हाई कोर्ट, वो इलाहाबाद कब स्थानांतरित हुआ, इस पॉइंट की अगर हम बात करें, इस बिंदु की अगर हम बात करें, तो ये बिंदु यूपी एसआई जिसमें मैंने स्वयं दिया था, उसमें पूछा गया था कि आगरा से यूपी का एचसी है वो इलाहाबाद कब स्थानांतरित हुआ, तो 1869 में ये स्थानांतरित कर दिया गया। अगर हम बात करें इसकी अपने इलाहाबाद न्याय एचसी की, एक खंडपीठ है। खंडपीठ का मतलब होता है कि न्यायालय के अलावा भी कहीं बैठकर निर्णय किए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। वो है अपनी लखनऊ में, अपने हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है वो कहाँ पे है, लखनऊ में है। लखनऊ में, अपनी राजधानी लखनऊ में है। ठीक, अब वर्तमान में अपने हाई कोर्ट के एससी की सीजे की बात करें, मुख्य न्यायाधीश की बात करें, वो कौन है, प्रीतिंकर दिवाकर। ठीक है, प्रीतिंकर दिवाकर है। अब कुल अगर न्यायाधीशों की बात करें अपने हाई कोर्ट में, तो उनकी स्वीकृति प्राप्त संख्या है वो है 95। स्वीकृति प्राप्त संख्या वर्तमान में कितनी है, 95 है। देखो, मैं एक बात बता दूं आपको, आप सोच रहे होंगे कि ये करंट है, इतना डीप है या इतना लंबा है, तो ये किसके लिए है। देखो, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इच्छा पर निर्भर कैसे करता है, आपके घर पे मान के चलिए कि आटा गूंदा हुआ रखा है, ठीक है, तो वो व्यक्ति की इच्छा पर डिपेंड करता है कि उस आटे से वो खाना क्या चाहता है, उसकी इच्छा किस पर निर्भर करना चाहिए। उसी आटे से वो पूड़ी खाना चाह रहा है, या पराठा खाना चाह रहा है, या रोटी खाना। देखो, आटा वही है, उसी व्यक्ति की इच्छाएं निर्भर कर रही है, वो किस चीज को किस चीज में रूप में पसंद करता है। तो वैसे ही ये करंट है हमारा, आप किसके लिए प्रयोग करना चाहते हैं, पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, या वनडे एग्जाम के लिए। ठीक, तो आप उस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या है, पॉइंट तो आपका जो करंट वाला है वो ये है, आपका ये खत्म हो गया। ठीक है, ये खत्म हो गया, किसके लिए चलाई गई, छोटे छोटे विवादों को सॉल्व करने के लिए। लेकिन उससे संबंधित जो पॉइंट है वो आपको नोट डाउन करना है अच्छे से, कि याद भी करने हैं। अगली अगर हम बात करें योजना की, अगला बिंदु है वो हमारा गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी के बारे में देखो, गंगा नदी अभी चर्चा में क्यों आई है, अभी हमारे यूपी का जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसने क्या किया है, एक सर्वे किया था, और उसमें देखा कि गंगा नदी किस शहर में सबसे ज्यादा प्रदूषित पाई गई है। इस सर्वे में जब सर्वे किया गया तो इसमें पता पड़ा कि गंगा नदी कानपुर में सबसे ज्यादा प्रदूषित है। और अब गंगा नदी की बात आई है तो गंगा नदी के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। अब थोड़ा गंगा नदी के बारे में बता दें हम। गंगा नदी, ये आप जानते हैं कि दो नदियों का मिलन है, एक अलकनंदा, भागीरथी। गंगा नदी है वो वास्तव में भागीरथी है, जो भागीरथी शुरुआत में जाह्नवी के नाम से निकलती है। ठीक है, अब देखो गंगा नदी ये सतोपंथ उत्तराखंड में सतोपंथ हिमानी जगह है, हिमानी आप सब लोग जानते हैं। और ये गंगोत्री हिमनद है, हिमनद ग्लेशियर। तो अलकनंदा नदी है वो यहां से निकली है, और भागीरथी है वो यहां से निकली है। ये कौन सी नदी है आपकी, अलकनंदा। ये है भागीरथी। भागीरथी है वो गंगोत्री हिमनद से निकलती है, यही वास्तविक गंगा है। और अलकनंदा है वो सतोपंथ हिमानी से निकलती है। अब जब भागीरथी निकलती है गंगोत्री हिमनद से, तो इसका बचपन जो शुरुआती नाम रहता है वो जाह्नवी रहता है। और दोनों नदियों का मिलन है वो उत्तराखंड के देवप्रयाग में होता है। कहाँ पे हो रहा है, देवप्रयाग। वैसे प्रयागों की संख्या 5 है, वो हम किसी दिन गंगा वाला ज्योग्राफी का चैप्टर बताएंगे, तब उसको देखेंगे।
अब थोड़ा हम गंगा के बारे में जानेंगे। तो गंगा देवप्रयाग में दो नदियों का मिलन होता है तो गंगा बनती है देवप्रयाग में, ठीक है। उसके बाद गंगा अपने यूपी में बिजनौर में प्रवेश कर जाती है और बिजनौर के बाद ये अंतिम जिला अपना पूरब में बलिया रहता है, वहां से यूपी से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार बिजनौर में प्रवेश करके बलिया तक जो कुल जिले इसके मार्ग में पड़ते हैं वो 28 रहते हैं। अब यहीं पर एक गंगा से संबंध मतलब जल से संबंधित एक शब्द आया है बीओडी। देखो अभी ये क्वेश्चन 2023 के पीसीएस में भी पूछा गया और कुछ समय पहले ये टेट या सुपर टेट में पूछा गया था। इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। इसका फुल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जो क्या करता है जल के अंदर ऑक्सीजन की स्थिति का पता करने वाली पद्धति है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, पानी के अंदर ऑक्सीजन की स्थिति का पता करने वाली एक पद्धति है। अब यूपी के जो हमारा नियंत्रण बोर्ड है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, वो कब बना था उसको देख। 13 जुलाई 1982 को हमारे यूपी के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई और ये कहाँ पे है, लखनऊ में। तो इसको आपको जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आप नोट डाउन कर लेना। अगली खबर हमारी क्या है, कृषि विश्वविद्यालय में टेस्टिंग लैब। देखो यूपी के कुछ कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनमें क्या की गई है, एक टेस्टिंग लैब बनाई जा रही है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे प्राकृतिक और जैविक उत्पादकों की टेस्टिंग हुआ करी। प्राकृतिक या जैविक उत्पादों से तात्पर्य है कि ऐसे उत्पाद जिनमें कीटनाशक या उर्वरकों का प्रयोग न किया जाता हो तब उनका उत्पादन होता हो, ऐसे उत्पादों को हम जैविक या प्राकृतिक उत्पाद कहते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ पे क्या किया गया है, टेस्टिंग लैब बनाई जा रही हैं। अगर हम बात करें यूपी के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो वो उस समय 1960 में उत्तराखंड, अपना यूपी ही था उत्तराखंड, तो यूपी के पंतनगर में स्थापित हुआ था, जिसका नाम गोविंद वल्लभ, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था, वो गोविंद वल्लभ पंत के नाम से था, ठीक है। और ये पंतनगर अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो ये कहां पे है, उत्तराखंड के यूके के उधमपुर जिले में, सॉरी ऊधम सिंह नहीं, उधमपुर जिले, ठीक है, उधमपुर जिले में है। कब बना भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, 1960 में बनाया गया है। अगर हम बात करें यूपी का, थोड़ा यूपी से संबंधित तथ्य, यूपी का कृषि एवं चरागा या चारा अनुसंधान केंद्र है, वो कहां पे है, झांसी में है, ठीक है, वो कहां पे है, झांसी में है। अगला हमारा जो बिंदु है वो इंपोर्टेंट, देखो कितना इंपोर्टेंट है, एक पृथला सिग्नेचर ब्रिज, ये चर्चा में रहा है। इसमें क्या है, ये नोएडा में एक ऐसा ब्रिज है जो पर्यटकों को लुभाता है, आकर्षित करता है, ठीक है। तो चर्चा में रहा पृथला सिग्नेचर ब्रिज, नोएडा में बनाया गया है। इसमें क्या है कि एक मनमोहक है, इसके बारे में देखिए। पृथला सिग्नेचर ब्रिज नोएडा में आम जनता के लिए इसे खोल दिया गया है, मनमोहक एवं महत्वाकांक्षी परियोजना है। अभी मैंने बताया पर्यटकों के लिए खोला गया है, यहाँ पे जाके लोग अपनी सेल्फी ले रहे हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। इसको देखकर आप भी देखना, डाल के देखना गूगल पे, पृथला ब्रिज के बारे में, बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब हम अगर देखो नोएडा की बात करें तो नोएडा में कौन कौन से सिटी या पार्क हैं जो हमारे क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं, ये पूछ लिया जाए। यूपी का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, वो भी हमारा कहाँ पे है, नोएडा में है। यूपी की इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में किसे जाना जाता है, वो भी हमारी क्या है, नोएडा है। अगला टॉय सिटी, यूपी का टॉय सिटी किस शहर को कहा जाता है, वो भी हमारा नोएडा है। यूपी में नॉलेज पार्क, वो भी हमारा कहाँ पे है, नोएडा में है। तो इन चारों को आप याद रखना, ये यूपी के विशेष जीके के कुछ बिंदु हैं जिनको आपको याद रखना है या नोट डाउन कर लेना है। नोएडा, ठीक है, नोएडा। तो देखो पृथला सिग्नेचर ब्रिज के बारे में अगर सिंगल पुलिस के में जो क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो आपसे बस इतना पूछेगा। अभी हाल ही में चर्चा में रहा पृथला ब्रिज
किस शहर से संबंधित है, बस एक क्वेश्चन बन जाएगा। अगली हमारी जो खबर है वो है मैग्नेट सिटी। मैग्नेट सिटी, देखो मैग्नेट सिटी क्या होती है? मैग्नेट सिटी उन शहरों को कहा जाता है जो अपने ही क्षेत्र में कुछ प्रौद्योगिकी के रोजगारों को बढ़ा सकती हैं और पलायन को रोक सकती हैं। तो ऐसी जो लखनऊ है वो अपने भारत की 8वीं सिटी बनने जा रही है। ठीक है, तो मैग्नेट सिटी के बारे से हम क्या समझते हैं? ऐसा कोई शहर जो पलायन को रोके और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों में रोजगार को बढ़ावा देता है, उसे ऐसी सिटी को हम कहते हैं मैग्नेट सिटी। ठीक है, ऐसी सिटी को क्या कहते हैं? मैग्नेट सिटी। अब अभी हाल ही में जो लखनऊ है वो भारत का 8वें नंबर का मैग्नेट सिटी बनने जा रहा है। ठीक है, उससे पहले अपने भारत में 7 और बन चुके हैं। उन 7 की अगर हम बात करें तो देखो कौन कौन से 7 हैं। एक अपना दिल्ली एनसीआर है, उसके बाद कोलकाता है, बेंगलोर है, चेन्नई है, मुंबई है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है। ठीक है, ये 8वां है। यूपी है, यूपी का लखनऊ 8वां है और 7 ये हमारे बन चुके हैं। ठीक है, 7 हमारे पहले से बन चुके हैं, 7 हमारे ये बन चुके हैं और 8वां ये बनाने की बात की जा रही है। अगर देखो अब हम यूपी से संबंधित कुछ तथ्यों की बात करें तो यूपी के लखनऊ में कुछ अनुसंधान केंद्र हैं, उनको देख लीजिए। भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। अगला राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये भी कहाँ पे है? लखनऊ में है। अगला हमारा बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो टेक्नोलॉजी अनुसंधान ये भी कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, और एक रहता है सुगंधित पौधे अनुसंधान केंद्र, वो भी कहा, इसे सुगंधित की जगह पे वो सुरभि भी लिख सकता है, सुरभि अनुसंधान केंद्र। ठीक है, सुरभि अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है? ये भी हमारा कहाँ है? लखनऊ में है, लखनऊ में है। तो एक बार फिर देख लीजिए, विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, वनस्पति विज्ञान अनुसंधान केंद्र, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बायोटेक्नोलॉजी, सुरभि अनुसंधान केंद्र। ठीक, ये कहाँ पे? हमारे लखनऊ में। और लखनऊ अभी हाल ही में देश की 8वीं मैग्नेट सिटी बनने जा रही। मैग्नेट सिटी क्या होती है? मैग्नेट सिटी ऐसी सिटी होती हैं जो पलायन को रोक लें और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने ही यहाँ पे रोजगार उपलब्ध करा दें। ऐसी सिटियों को हम मैग्नेट सिटी कहते हैं। अगली हम बात करें थारू जनजाति। अभी हाल ही में चर्चा में रही है थारू जनजाति। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक संग्रहालय बनाया गया है यूपी के बलरामपुर में। ठीक है, इसलिए थारू जनजाति चर्चा में रही है। वैसे अगर हम थारू जनजाति की बात करें तो थारू जनजाति है यूपी के गोरखपुर के तराई क्षेत्र में पाई जाती है और यूपी के गोरखपुर तराई क्षेत्र में पाई जाती है। इसके में कुछ विशेषताएं हैं, इस जनजाति के बारे में कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसके समाज में बदला विवाह प्रचलित रहता है। बदला विवाह से तात्पर्य होता है कि एक ही पत्नी को एक भाई दूसरा भाई भी रख सकता है। ठीक है, एक भाई की मतलब 2 भाई हैं, एक की शादी हो गई तो दूसरा भी इसको रख सकता है। दूसरा इसकी एक खासियत है कि ये दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। अभी ये चर्चा में रही है क्योंकि इसके लिए एक संग्रहालय बनाया गया है और इस संग्रहालय से पहले थारू जनजाति के लिए एक विश्वविद्यालय भी बनाया गया था। देखो वो लखीमपुर खीरी में बनाया गया था। ठीक है, लखीमपुर खीरी में बनाया गया था और इसके लिए थारू विकास परियोजना भी चली थी। कब चली थी? 2 अक्टूबर 1980 को। ठीक, अब हम बात करें यूपी की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड है। इस क्वेश्चन को लेखपाल का जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया है। तो यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी रहेगी? गोंड रहेगी। अगर यूपी की पता पड़ गई तो भारत की भी जानना पड़ेगा हमें।
और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वो भील जनजाति है। ठीक है, कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है। अच्छा, ठीक है, तो ये आपकी थारू जनजाति के बारे में देख लेना, आप अच्छे से इसे तैयार करना है और नोट्स बनाना है। अगला हमारी खबर है वो है वन टैप वन ट्री कैंपेन, मतलब एक नल एक वृक्ष योजना। ठीक, ये योजना है। इस योजना का पहले नंबर आप इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उसके बाद इस योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना का उद्देश्य क्या रहेगा? इस योजना का मेन उद्देश्य रहेगा ग्रामीण क्षेत्रों में जो नल का पीने का पानी है उसका प्रावधान करना। ठीक है, उसके साथ ही हरित वातावरण को भी बढ़ावा देना है। हरित वातावरण से पेड़ पौधों को लगाने के लिए ये प्रोत्साहित करेगी। अब देखो किस मिशन के तहत ये आरंभ की गई है। ये पहले नंबर तो देखो अपना यूपी वाले हैं, एग्जामों में डेटों को पूछ लिया जाता है, तो 1 जुलाई 2023 से इसको आरंभ कर दिया गया है। एक मिशन है, हर घर जल मिशन के तहत आरंभ कर दिया गया है। अब देखो ये क्वेश्चन इसमें कई बार पूछा गया है, ये अपने किसी भी एग्जामों में कई बार हमने भी देखा है इसको एग्जाम में, कि जल शक्ति मंत्रालय भारत का कब बनाया गया है? वो बनाया गया है 2019 में। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय कब बनाया गया है? 2019 में। अब जल शक्ति मंत्रालय जब 2019 में बना तो हमारी उसी समय में 2 योजनाएं भी चलाई गई थी। एक जल शक्ति अभियान, दूसरा जल जीवन मिशन। ये भी 2019 में चलाए गए थे। अब इससे संबंधित एक कैच द रेन अभियान है, वो 2022 में दिल्ली से हमारे रामनाथ कोविंद जी उस समय राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो एक बार देख लो, वन टैप वन ट्री योजना क्या है? कुछ नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पेयजल की समस्या बढ़ रही है उस पेयजल की समस्या को समाप्त करने के लिए ये योजना चलाई गई। साथ साथ हरित वातावरण को भी ये क्या देगी? प्रोत्साहन करेगी। अगला हमारा जो बिंदु है उसको देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप पहले। ठीक है, देखिए सौर संचालित नौकाएं देखें। देखो ये यूपी का नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है और पर्यटन विभाग है, वो दोनों की पहल है। वो जो जलीय पर्यटन है उस जलीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को आरंभ किया जा रहा है वो यूपी के जो 17 नगर निगम हैं, उन 17 नगर निगमों में इस योजना को आरंभ किया गया है। और वो 17 नगर निगमों की अगर हम बात करें तो जो सबसे नया 17वां नगर निगम है वो हमारा शाहजहांपुर अभी बना था, शायद 2018 में बना है। तो ये भी संख्या याद रखना, क्योंकि यूपी स्पेशल वाले जीके पार्ट में इसको पूछ सकता है कि यूपी नगर निगमों की संख्या कितनी है और नया नगर निगम कौन सा बनाया गया था। नया नगर निगम मैंने बताया देखो शाहजहांपुर है। ठीक है, अब बात करें हमारे यूपी पर्यटन विभाग की, तो देखो यूपी का जो पर्यटन विभाग है वो कब बना है? यूपी का पर्यटन विभाग 1956 में बना है। देखो मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों की बात करें तो उन बच्चों को मैं ये यूपी स्पेशल में सारा कुछ करा दिया है मैटर, लेकिन फिर भी आप सभी लोग इस मैटर को जरूर करंट के साथ जोड़कर पढ़ें ताकि जल्दी से अच्छे से याद हो सके। ठीक, अब हम बात करते हैं पर्यटन को उद्योग का दर्जा या प्रथम पर्यटन नीति। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया या हमारे यूपी में पर्यटन प्रथम नीति कब बनी? वो बनी थी 1998 में। ठीक है, 1998 में बनी थी। तो इसको आप अच्छे से याद रखना, सौर संचालित नौकाएं। ठीक, तो ये योजना है हमारी, 17 नगर निगम बता दिया मैंने। अगला है हमारी ट्रेन, वो खबर है वो है वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, वंदे भारत ट्रेन। इस योजना के बारे में अगर हम बात करें, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस योजना के बारे में अगर हम बात करें वंदे भारत ट्रेन के बारे में, तो उसको देखिए। वंदे भारत ये क्या है? अभी हाल ही में हमारे जो 7 जुलाई को मोदी द्वारा आरंभ किया गया है और ये आरंभ हुई है वो कहां से हुई है? ठीक है, ये गोरखपुर से, इसको हरी झंडी दिखाई गई है, गोरखपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, वहां से इसको हरी झंडी दिखाई गई है। और ये कहां तक जाएगी?
ये कहाँ तक जाएगी, लखनऊ तक जाएगी। अब जब ये लखनऊ से जाएगी तो वो गोरखपुर से तो शुरू होगी, एक गोरखपुर से शुरू होगी, जाएगी कहाँ पे, लखनऊ में जाएगी, लखनऊ तक जाएगी। तो इसके बीच में कितने जिले पड़ेंगे, उन जिलों की संख्या देखो, एक तो ये गोरखपुर हो गया, उसके बाद बस्ती पड़ेगा, उसके बाद बस्ती पड़ेगा, और बस्ती के बाद अयोध्या पड़ेगा, तब जाके लखनऊ पड़ेगा। तो ये पूछा जाए कि अभी हाल ही में वंदे भारत ट्रेन है वो कितने जिलों से होकर गुजरेगी, वो 4 जिलों से होकर गुजरेगी, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या और लखनऊ। ठीक है, अब कितने स्टेशन पड़ेंगे इसके मध्य में, इसके मध्य में कितने स्टेशन पड़ेंगे उनको देखो, तो कुल 7 स्टेशन पड़ेंगे। ठीक है, 7 स्टेशन पड़ेंगे। स्टेशनों को नाम वाइज याद नहीं रखना, बस संख्या याद रखना। अब देखो वंदे भारत ट्रेन की बात हुई है तो एक बात बता दें, सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी रेल प्रणाली किस राज्य में है, यूपी में ही है। ठीक है, किसमें है, यूपी में ही है। मैं ये पॉइंट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये रेल से संबंधित तथ्य है, रेल से संबंधित तथ्य है, इसलिए बता रहा हूं। अब ट्रेन की बात हुई है तो यूपी में पहली ट्रेन, यूपी में पहली ट्रेन या रेल कब चलाई गई थी, 1859 में, और वो कहां से कहां तक चली थी, इलाहाबाद से कानपुर के मध्य तक। ठीक है, तो ये आपकी योजनाएं थी जो 10 थी, इनको आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन करके रिवीजन करना है। और मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को बता दूं कि इनका आपको नोट अब आज ही नोट बनाना है अच्छे से। ठीक है, तो ये 10 योजनाएं थी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और ये जो करंट रहेगा वो 1 से 10 जुलाई तक के लिए रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो हमारे लेक्चर को, इसको, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक, तो आप धन्यवाद, थैंक यू।